हेलो एंड वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। जैसा कि आप जानते हैं कि हरियाणा सिविल सर्विस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए हम एक मैराथन क्वेश्चन सीरीज चला रहे हैं जिसमें डेली बेसिस पे जीएस कंपोनेंट से 25 क्वेश्चन एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो आज है डे 2 और इसी के साथ ये भी जानकारी कि करंट अफेयर के भी एमसीक्यूज नेक्स्ट कमिंग मंडे से शुरू हो जाएंगे। तो जो आज के क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें जो कंपोनेंट हमारे रहेंगे एक एंशिएंट मिडिवल और कल्चर से जो हमारा सब्जेक्ट है इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्ली वैदिक एज पर फोकस्ड 5 क्वेश्चन होंगे। देन वी कम टू एनवायरनमेंट और एनवायरनमेंट में इकोसिस्टम एंड इट्स फंक्शन से अगेन 5 क्वेश्चन विल बी देयर। देन इट कम्स टू वर्ल्ड ज्योग्राफी जहां पर इंटीरियर ऑफ अर्थ से भी 5 क्वेश्चन होंगे। देन इट कम्स द बेसिक साइंस एंड द टॉपिक इवोल्यूशन ऑफ लाइफ एंड लाइफ प्रोसेस एंड पॉलिटी सेक्शन से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और प्रेम्बल से 5 क्वेश्चन। तो हमारे पास 5 कंपोनेंट और उनसे 5-5 क्वेश्चन लेकर हमने ये आज की क्लास डिजाइन की हुई है। सो लेट्स ब्रिंग इट ऑन दैट वेरी फर्स्ट हम एंशिएंट मिडिवल कल्चर से शुरू करते हैं और इसमें पहला जो क्वेश्चन है वो ये कि आपको साइट दी गई है और यहाँ पर ये साइट किस चीज के लिए फेमस है स्पेसिफिकली आपको मैच द फॉलोइंग आंसर करना है। अब इसमें अगर आप देखें तो 2 चीजें दी गई हैं, एक नॉर्दर्न मोस्ट साइट और एक यहाँ पर वेस्टर्न मोस्ट साइट और फिर एक बेंगल मेकिंग के लिए और एक फोर्ट्स रिमेन्स के लिए। हालांकि जब हम इन साइट्स को याद करते हैं तो जितने भी सिंसियर एस्पिरेंट हैं वो ज्यादातर अलग अलग न्यूमोनिक या फिर टेक्निक बनाकर याद कर लेते हैं, सिटी स्पेसिफिक हो जाते हैं। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत ही सिंपल और इजी लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि जो एक पेट क्वेश्चन हम याद करते हैं कि नॉर्दर्न मोस्ट साइट, देन साउदर्न, देन वेस्टर्न और इसी के साथ जो ईस्टर्न मोस्ट साइट है वो कौन कौन सी हैं। सो हियर वी कम कि जब हम ऑप्शंस पे बात करते हैं तो मंडा या मंड जिसको हम बोलते हैं वो ऑब्वियसली जम्मू एंड कश्मीर के अंदर वो नॉर्दर्न मोस्ट साइट है। देन अगर हम वेस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें तो जो सुतका गेंडर है ये आपको वेस्टर्न मोस्ट साइट मिलेगी। एंड देन इट कम्स टू कालीबंगन। तो कालीबंगन को वैसे भी जो याद करने की टेक्निक है और काफी हद तक एक प्री का क्वेश्चन तैयार हो जाता है वो ये है कि बंगन से आप बेंगल को रिलेट कर लें, काली बेंगल के तौर पे या ब्लैक बेंगल के तौर पे याद रखें। तो कालीबंगा यहां पर ये सिटी फेमस थी बेंगल मेकिंग के लिए। एंड देन इट इज द सुरकोटड़ा जहां पर स्पेसिफिकली मिला है हॉर्स रिमेन्स। सो इस क्वेश्चन को अगर हम हल करने की बात करें तो अगर हमें याद ये भी हो कि नॉर्दर्न, साउदर्न और ईस्टर्न वेस्टर्न साइट्स कौन कौन सी हैं, तो अगर हम यहां पर देखें तो मंड जब हम देखते हैं तो वो नॉर्दर्न मोस्ट नॉर्दर्न साइट मानी जाती है। और इसी के साथ जब साउथ में हम आते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर आपको इसकी साउदर्न मोस्ट साइट मिलेगी दायमाबाद के नाम से, दायमाबाद। जब हम ईस्ट में जाते हैं तो आपको आलमगीरपुर मिलेगा, दैट इज कंसीडर्ड एज ईस्टर्न मोस्ट साइट फाउंड इन उत्तर प्रदेश। एंड जब वेस्टर्न मोस्ट की हम बात कर रहे हैं तो इसी के अकॉर्डिंग जो आपके क्वेश्चन में भी दिया गया है सुतका गेंडर, जो आपको सुतका गेंडर जो आपको जाकर मिलेगा ईरान बॉर्डर के पास। सो अगर ये साइड्स भी हमें नॉर्दर्न, साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न याद है तो भी ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस मैच C is our answer here. Now we move to our next question and consider the following statement regarding the Indus Valley civilization. Here it comes and we have to find the correct answer. We repeatedly ask you to please focus कि question में statement correct पूछा गया है या incorrect पूछा गया है। So correct statement आपको यहाँ पर notify करनी है। The very first statement, the most characteristic Harappan pottery is red pottery with design painted in black. So yes, it is a correct statement. Unique feature भी है हड़प्पन पॉटरी का और आज भी जो हम बहुत सारे घड़े वगैरह यूज करते हैं अपने घरों के अंदर तो वहां पर भी आप देखेंगे कि रेड पॉटरी के ऊपर ब्लैक लाइंस ड्रॉ करके वो इसी जो कला है बर्तन बनाने की इसी से इंस्पायर्ड है। Then it comes to a lot of toys with moving heads were also found at many sites. यस, सीधा स्टेटमेंट के तौर पर याद रखेंगे मूविंग हेड के साथ बहुत सारे टॉयज अलग अलग साइट्स पे मिले थे और माना जाता है कि पपिट्री भी आगे इसी तरह से डेवलप हुई है। देन इट कम्स टू मोस्ट फेमस ब्रॉन्ज वर्क was image of a dancing girl found at
मोहनजोदाड़ो. Yes, it is again correct statement. Multiple times बहुत सारे एग्जामिनेशन के अंदर पूछी गई ये स्टेटमेंट है कि जो डांसिंग गर्ल की इमेज मिली है, जो एक हाथ को अपने वेस्ट पर रखे हुए हैं और दूसरा इजी पोजीशन के अंदर है, ये मोहनजोदाड़ो से ही मिली थी. एंड देन इट कम्स टू एविडेंस ऑफ राइस इज अवेलेबल फ्रॉम लोथल एंड रंगपुर साइट्स इन गुजरात. सो इट इज ऑल्सो करेक्ट स्टेटमेंट. हालांकि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो ज्यादा प्रोमिनेंट जो प्रोडक्शन था वो वीट और बार्ले का रहा है. सो वीट और बार्ले प्रोमिनेंट थी, लेकिन इसी के साथ कुछ साइट्स से, और एक इस तरह का भी है कि काफी हद तक जो कोस्टल साइट्स थी वहां पर 100% में हम नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जो कोस्टल साइट्स है वहां से राइस के भी सबूत हमें मिले हैं. सो फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. हेंस इट कम्स टू डी, ऑल ऑफ them are correct statements. We move to next question. Consider the following statement regarding Indus Valley civilization. Harappan civilization is not considered as secular society. क्या ये secular society नहीं थी? इसको थोड़ा होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं क्योंकि रिलेटेड स्टेटमेंट है. देयर आर एविडेंसेस ऑफ लिंगम पैलेस वर्शिप. सो आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, तो हाँ ये करेक्ट स्टेटमेंट है. देन हड़प्पन्स ऑल्सो यूज टू वर्शिप ट्रीज लाइक पीपल, एनिमल लाइक बुल एंड काउ. देन द फोर्थ स्टेटमेंट, बरियल्स वर कंप्लीटली अननोन टू देम. जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए जहां पर फैक्ट के साथ साथ कंसेप्ट भी पिरोया गया हो, तो पहले तो जब हम करेक्ट की बात कर रहे हो तो आप जो पर्टिकुलरली करेक्ट हैं वो तो मार्क कर ही लें. जैसे बरियल वर्स कंप्लीटली अननोन टू देम, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ये तो टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है. और बरियल की तो बाकायदा वहां पे प्रथाएं भी मिलती हैं, बल्कि इनके बरियल्स के साथ जब हम देखते हैं तो बहुत सारा सामान भी दफना दिया जाता था मरे हुए व्यक्ति के साथ. तो उससे ये भी हम अंदाजा लगाते हैं कि दे बिलीव इन लाइफ आफ्टर डेथ. कुछ जगहों पे कुछ पॉटरी, उसके अलावा कुछ और रोजमर्रा का सामान, यहाँ तक कि एक डॉग को भी दफन किया गया था, जो बड़ी फेमस सी हम चुटकुला भी बनाते हैं उसके साथ के ये पहली दफा है जब कुत्ते को सती कर दिया गया किसी व्यक्ति के साथ. तो बरियल तो अननोन नहीं था, बरियल की प्रॉपर टेक्निक्स इनके पास थी. देन पैलेस वर्शिप, यस इट इज अ करेक्ट. देन हड़प्पन ऑल्सो यूज टू वर्शिप ट्रीज लाइक पीपल. हाँ पीपल की पूजा होती थी. बुल काफी सेक्रेड माना जाता था. अब स्टेटमेंट प्राइमरीली ठीक लग रही है, बट यहाँ पर एक जो जानबूझ के गलती कराई जा रही है वो है कि काओ की भी पूजा की जाती थी. अब देखिए काओ का प्रोमिनेंस बढ़ेगा आर्यन एज के साथ, जब आर्यन यहां पे प्रोमिनेंट होंगे. तो उससे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में काओ को सेक्रेड नहीं माना जाता था, तो शी वाज नॉट वर्शिप. तो काओ को इंक्लूड करने की वजह से दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हाँ अगर पीपल और बुल तक रहता तब हम कहते हैं कि इट्स ओके, ये सही स्टेटमेंट है. सो थर्ड, that is wrong statement. And then comes Harappan civilization is not considered as a secular society. अब ये दूसरी ऑप्शन के साथ बड़ा मैच सा भी लग रहा होगा कि भाई पैलेस वर्शिप यहाँ पर मिल रहा है, लिंग की पूजा हो रही है, पीपल की पूजा हो रही है, तो क्या सेक्युलर सोसाइटी नहीं थी? यहाँ पर एक पॉइंट रुक के ये समझ लें कि सेक्युलर सोसाइटी होने का मतलब ये नहीं है कि रिलीजन की एब्सेंस है. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन, जहां पर रिलीजन को खत्म करने की बात होती है. लाइक वी the people of India, in preamble we found that we are a secular country. लेकिन हमारे यहां पर तो बहुत सारे रिलीजन, बहुत सारे फेथ, बिलीफ, वर्शिप के तरीके, वो सब कुछ मौजूद है. स्टिल वी कॉल अवरसेल्फ सेक्युलर. सो ऐसा नहीं है कि अगर ये लोग पीपल की, बुल की पूजा करते थे या लिंगम की पूजा करते थे, सेक्युलर सोसाइटी नहीं थी. तो इट इज कंसिडर्ड एज अ सेक्युलर सोसाइटी, बल्कि क्योंकि यहां पर आपको मल्टीपल फेथ मिल रहे हैं. कोई लिंगम की पूजा कर रहा है, कोई पीपल की पूजा कर रहा है, ये नेचर वर्शिपर भी रहे हैं, कोई एनिमल की पूजा कर रहा है. तो इससे एस्टैब्लिश होता है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है ये एक सेक्युलर सोसाइटी के तौर पे एस्टैब्लिश होती है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज अगेन रॉन्ग. इट इज कंसीडर्ड एज अ सेक्युलर सोसाइटी. सो वी आर हैविंग सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन. रादर burial was completely unknown to him. Fourth is also wrong, third is also wrong. So only one statement is correct. Our answer is A. Then we move to again from Indus Valley civilization, and this is focusing at the site. So here we are having Lothal, Chahandaro, Kot Diji, Ropar. और इसकी स्पेशलिटी क्या है साइट्स की? That comes to one is pre-Harappan site, terracotta model ship,
then evidence of burying dog with human, then site without citadel. Now इसमें भी अगर आपको कुछ पर्टिकुलर जो हम बहुत अच्छे से याद करते हैं, अगर वो दो चीजें याद हों तो भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे स्पेसिफिक चीजों की अगर हम बात करें तो एक तो एविडेंस ऑफ बरिंग डॉग विद ह्यूमन, ये आपको सीधा रोपड़ के अंदर मिलता है। तो सीधा फैक्ट हमें याद कर लेना, पंजाब के अंदर ही पड़ता है, रोपड़ रूपनगर जो डिस्ट्रिक्ट भी है, यहां पर एविडेंस मिलता है कि ह्यूमन के साथ डॉग को दफनाया गया था। और इसी के साथ जो कोड डीजी है, दिस इज अ प्री हड़प्पन साइट, अगेन अ फैक्चुअल थिंग। एंड देन कम्स द चानू दारो। नाउ चानू दारो के बारे में जो एक स्पेसिफिक चीज कही जाती है, दैट जितनी भी इस वक्त की आपको हड़प्पन साइट मिलेंगी, इसमें अकेली चानू दारो थी जो विदाउट अ सीटाडेल है। सीटाडेल, अब जिसके बारे में काफी थिंकर तो ये कहते हैं कि यहाँ पर जो रॉयल क्लास थी वो रहती थी या यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन संभाला जाता था, लेकिन चानू दारो के अंदर कोई भी सीटाडेल नहीं मिला है, अकेली हड़प्पन साइट है जहां पर सीटाडेल नहीं है। एंड देन इट कम्स टू लोथल। अब लोथल देखें हम तो गुजरात के अंदर एक कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड भी होता था। अब ट्रेड उस दौर में शिप के ही रास्ते होता था। तो इस तरह की कहानी से हम याद कर सकते हैं कि लोथल गुजरात एक कोस्टल सिटी, और यहाँ पर मिला है टेरिकोटा मॉडल ऑफ शिप। तो इस तरह के एनेक्डोट्स के साथ हम डिफरेंट फैक्ट याद करते हैं, और इनमें से दो चीजें पता हो तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। एंड आफ्टर द मैचिंग द फॉलोइंग आवर आंसर इज डी। नेक्स्ट वी मूव टू regarding the Indus Valley civilization, consider the following statement. It was a predominantly a secular civilization and religious element though present did not dominate the scene. अभी थोड़ी देर पहले हम secular society इंडस वैली में थी या नहीं थी इसके ऊपर बात कर रहे थे, और हमने कहा कि religious symbols, religious practices some sort of were present at that time, कि वर्शिप की जा रही है नेचर की, एनिमल्स की। लेकिन ये करेक्ट डेफिनेशन हो सकती है इस बात की कि कैसे रिलीजियस सिंबल्स होने के बावजूद हम मानते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन एक सेक्युलर सोसाइटी थी, कि भाई रिलीजियस एलिमेंट प्रेजेंट तो थे लेकिन इन्होंने डोमिनेट नहीं किया था सोसाइटी को, या फिर कोई एक डोमिनेट नहीं कर रहा है। सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। एंड देन कम्स ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड for manufacturing textile in India. Yes, second statement is also correct. Cotton was not only known, rather textile के लिए भी use की जाती थी. Hence, we have to find correct answer, and our answer is both 1 and 2. C is the correct option. Let's move to the environment and let's talk about the food chain and food web systems. So, choose the incorrect statement. Here we have to find the incorrect statement. So, the flow of energy from producer to top consumers and from top consumers to producer is called energy flow. And इसी के साथ related दूसरा statement, it is a bi-directional flow. So हम बात कर रहे हैं किसी भी फूड चेन के अंदर एक फ्लो ऑफ एनर्जी की, तो इसमें सीधी बात की गई है कि जो भी प्रोड्यूसर हैं और इसके बाद जो भी कंज्यूमर हैं, वो चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हों या फिर इन्हीं के ऊपर जाकर हम बात करते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स की। सो द स्टेटमेंट सेज कि जो एनर्जी फ्लो होता है वो बाय डायरेक्शनल है, कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर, कंज्यूमर से जो प्राइमरी कंज्यूमर है इसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर, और फिर वापस भी आती है एनर्जी का फ्लो सेकेंडरी कंज्यूमर टुवर्ड्स प्राइमरी कंज्यूमर एंड देन द प्रोड्यूसर। सो दिस बोथ द ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शंस, बैलेटेंट लाई है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। सो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर और सेकेंडरी और अबव लेवल के कंज्यूमर की तरफ एनर्जी जाती है। वे सिंपल बात करें तो जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जो ओरिजिनल प्रोड्यूसर माने जाते हैं, जैसे प्लांट्स हैं, तो सूर्य की रोशनी के अंदर ये फूड जनरेट करते हैं। फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स इन सब प्लांट्स को खाएंगे, या सेकेंडरी कंज्यूमर वो प्राइमरी कंज्यूमर को खा जाएगा। तो एनर्जी का वन फ्लो है, वापस तो आप एनर्जी नहीं दे रहे ना प्लांट्स को। ना डोंट से कि मैंने अपने खेत में यूरिया बखेर दिया है नीम कोटेड तो मैं एनर्जी वापस कर रहा हूं, दैट इज द अदर वे थिंग। सो नेचुरली आपको एनर्जी नहीं दे रहे हैं। सो याद रखेंगे जो एनर्जी फ्लो है, फ्लो ऑफ एनर्जी है, दैट गोज फ्रॉम द प्रोड्यूसर टू द कंज्यूमर साइड। ये यूनिडायरेक्शनल है, ये बाय डायरेक्शनल नहीं होगा कभी भी। सो आंसर इज सी, दैट बोथ ऑप्शंस आर रॉन्ग ऑप्शन। देन वी कम टू how many of the following statements are correct. So we have to find correct one.
and the statements are trophic level interaction deals with how the members of an ecosystem are connected based on nutrition need. So very correct statement कि जो भी ट्रॉफिक लेवल इंटरेक्शन होता है, तो जो भी ट्रॉफिक लेवल की अगर हम बात करें कि देयर आर प्रोड्यूसर्स, देयर आर प्राइमरी कंज्यूमर, देयर आर सेकेंडरी कंज्यूमर, तो इनका जो इंटरेक्शन लेवल है ये इस बात के ऊपर ही निर्भर करता है कि एक इकोसिस्टम के अंदर अपनी न्यूट्रिशनल नीड के लिए ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है, कि हर्बीवोरस प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, फिर कार्निवोरस वो हर्बीवोरस के ऊपर डिपेंडेंट है. देन देयर इज अ लॉस ऑफ सम एनर्जी in form of unusable heat at each trophic level. तो हर ट्रॉपिक लेवल पर जो एनर्जी पास ऑन होती है, जिसको भी हम पिछले क्वेश्चन में कह रहे थे, यूनिडायरेक्शनल जाती है, तो जब अपवर्ड जाएगी तो कुछ एनर्जी वो अनयूजेबल हीट के तौर पर लॉस्ट हो जाएगी, लूज कर जाएगी. मतलब जितनी एनर्जी प्राइमरी सोर्स के अंदर है, जो उसको कंज्यूम कर रहा है, उसमें उतनी 100% एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगी. सो यस, इट इज ऑल्सो करेक्ट, कुछ ना कुछ तो अनयूजेबल हीट के तौर पर जो है उसका लॉस होता ही है. आप जितना भी न्यूट्रिशन कंज्यूम करते हैं वो 100% आप जो है एब्जॉर्ब आपकी बॉडी नहीं कर पाएगी. देन ट्रॉफिक लेवल्स आर नंबर्ड अकॉर्डिंग टू द स्टेप्स एन ऑर्गेनिज्म इज अवे फ्रॉम सोर्स ऑफ फूड एनर्जी. करेक्ट स्टेटमेंट कि ये जो हमने बनाया हुआ है, जो भी हम बना लेते हैं पिरामिड के तौर पे भी कई बार बनाते हैं, जिसमें लेवल्स कर देते हैं कि सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं, जिसमें प्लांट्स, हर्ब्स आ जाएंगी. देन इट कम्स विद द लाइक हर्बीवोरस जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे. देन देयर आर कार्निवोरस जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे. तो इनकी जो लेयरिंग की गई है, जो स्ट्रैटिफिकेशन किया गया है, वो इसी आधार पे किया गया है कि जो भी सोर्स ऑफ फूड एनर्जी है, जो बेसिक लेवल पर है, उनसे कितने स्टेप अहेड है, इसी आधार पर इनका स्ट्रैटिफिकेशन किया गया है. देन एनर्जी लेवल इंक्रीजेस फ्रॉम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल टू अपवर्ड्स. क्या ये इंक्रीज करता है? राइट नाउ हमने कहा कि जैसे जैसे आप इस फूड चेन के अंदर अपवर्ड मूव करेंगे, देयर इज सम एनर्जी लॉस इन फॉर्म ऑफ अनयूजेबल हीट. तो अगर लूज हो रही है कुछ एनर्जी, तो फिर ये इंक्रीज नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह होगा कि डिक्रीज होता है. हर फर्स्ट लेवल से जब आप अपवर्ड मूव करेंगे तो एनर्जी का लेवल वो डिक्रीज होगा, इंक्रीज नहीं होगा. सो वी हैव टू फाउंड करेक्ट वन. So 1, 2, 3 are correct statement. Fourth is a wrong statement. So here again जो नया पैटर्न है पूछने का कि क्या सिर्फ एक सही है, दो सही है, तीन सही है, चार के चार सही है. We are having C our answer that only 3 statements are correct. Then we move to choose the incorrect statements. Now we have to find incorrect one. So here again 1 and 2, 3, 2 and 3, 1, 2 and 3 alt format के अंदर ये सवाल है. The very first statement goes, a sequence of organisms that feed on one another form a food chain. Yes, it is a correct statement. जो एक दूसरे के ऊपर निर्भर हैं अपने एनर्जी के लिए, तो इन्हीं रिलेशंस को हम कहते हैं फूड चेन. वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फूड वेब, जिसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, बहुत सारी अवेलेबिलिटी ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फूड होता है. Then it comes to the consumers which start the food chain, जो शुरू करते हैं फूड चेन को, utilizing the plant or plant part as their food constitute the detritus food chain. क्या ये detritus food chain की ही definition है? अगली एक बार देख लेते हैं. The grazing food chain starts from dead organic matter or decaying animals and plant bodies consumed by the microorganisms and then do decomposers and to other predators. Now जब हम बात करते हैं detritus food chain की, तो it relates to dead organic matter जो decaying of animals के ऊपर based होता है. So basically क्या है कि ये दोनों चीजें आपस में interchange की गई हैं. जब हम grazing food chain की बात करते हैं, तो that starts the food chain utilizing the plant or plant parts as their food constitute the now this to be cut down. जब हम प्लांट को यूज करके कोई फूड चेन शुरू कर रहे हैं तो वो ग्रेजिंग फूड चेन है, और जब डेड ऑर्गेनिक मैटर पर कोई फूड चेन की हम बात कर रहे हैं तो वो आती है डेट्रिटस फूड चेन के अंदर. सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर रॉन्ग, 2 and 3, and then our one option is correct. Now we have to find incorrect option. So our answer will be C. 2 and 3 will be the incorrect, but our correct answer. Here we come.
choose the correct statement. The food web illustrates all possible transfers of energy and nutrition among the organism in an ecosystem. And complementary statement rather it is, the food web provides more than one alternative for food to most of the organism in an ecosystem. अब तक हम फूड चेन की बात कर रहे थे, जिसमें हम ट्रॉफिक लेवल्स की बात कर रहे थे, यहां पर हम फूड वेब की बात कर रहे हैं. तो करेक्ट डेफिनेशन दैट ऑल पॉसिबल ट्रांसफर्स ऑफ एनर्जी, जहां पर मोर देन वन अल्टरनेटिव ऑफ फूड अवेलेबल होता है. सो बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. आवर आंसर इज सी, बोथ 1 and 2. Then we come, choose the correct statements. The steps of trophic levels expressed in diagrammatic way are referred as ecological pyramids. And then the top carnivorous forms the base of the pyramid and the food producers forms the tip. Now take up the second statement, the Belletin lie. It said कि भाई जो टॉप कार्निवोरस होते हैं, ये किसी भी जो हम पिरामिड बनाते हैं फूड चेन या वेब का, तो कार्निवोरस जो हैं ये जो है बिल्कुल बेस फॉर्म करते हैं, और जो प्रोड्यूसर हैं ये बिल्कुल टॉप पे टिप पे होंगे. सो दिस इज रादर रिवर्स्ड. जो आपके कार्निवोरस होंगे ये टुवर्ड्स द टॉप होंगे, और जो आपके फूड प्रोड्यूसर होंगे ये हमेशा टिप, यहीं से तो सारी एनर्जी की शुरुआत हो रही है. सो सेकंड ऑप्शन इज रॉन्ग. एंड देन वी कम टू द स्टेप्स ऑफ ट्रॉफिक लेवल्स एक्सप्रेस्ड इन अ डायग्रामेटिक वे are referred as ecological pyramids. So yes, it is the right definition of ecological pyramids. Our answer is 1 only, as we have to find the correct statement. Now we move to the geography part, and here we come that which of the following sources are indirect source to study the interior of earth. अर्थ के इंटीरियर को स्टडी करने के इनडायरेक्ट सोर्सेस क्या क्या हैं. अब जब हम डायरेक्ट सोर्सेस की बात करें तो जैसे हुआ वॉल्केनिक इरप्शन या माइनिंग. अब वॉल्केनिक इरप्शन में कुछ भी लावा या मैटर बाहर आता है, आपने वो उठाया, उसकी कुछ साइंटिफिक जांच कर ली, स्टडी कर ली, आपको डायरेक्ट एविडेंस मिल जाएंगे. ऐसे ही आप माइनिंग के थ्रू यू गो डीप इनटू योर अर्थ, तो वहां पर जो भी आपको ओर्स मिल रही हैं, मेटल्स मिल रही हैं, गैसेस मिल रही हैं, आप उनकी स्टडी करके डायरेक्ट एविडेंस के थ्रू स्टडी कर सकते हैं. तो वॉल्केनिक इरप्शन या माइनिंग जैसे ये तो हो गए डायरेक्ट एविडेंसेस, लेकिन यहां पर पूछे गए हैं इनडायरेक्ट सोर्स क्या है अर्थ के इंटीरियर की स्टडी के लिए. सो हियर वी कम लाइक मीटियोराइट स्टडीज. अब बहुत सारी थ्योरीज ऐसी हैं और प्रोमिनेंट वन कि जो ये सारा बनी है, जितने भी हमारे ग्रह ये किसी एक ही मैटर से बने हुए हैं. मतलब हालांकि 100% साइंटिफिक वैलिडिटी तो नहीं है, बट ऐसा मान के चला जाता है. तो एक स्टडी ये कहती है कि भाई अगर ये जो जितने भी मीटियोराइट आते हैं, अगर इनकी स्टडी कर जाएं तो हमें इवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट के बारे में पता लग जाएगा, लेकिन इसको इनडायरेक्ट स्टडी के तौर पर देखा जाता है. देन इट कम्स टू ग्रेविटी एनोमॉलीज. अब क्योंकि ग्रेविटी एनोमॉली रिकॉर्ड की गई है, अर्थ पर हर जगह एक जैसा ग्रेविटी बिहेवियर नहीं होता है. जो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ये हर जगह ऐसा नहीं मिलेगा, मास पे भी डिपेंडेंट होता है. तो ग्रेविटी एनोमॉलीज की अगर हम स्टडी करते हैं, जो डिफरेंसेस हैं, ये भी एक इनडायरेक्ट एविडेंस है, क्योंकि आप डायरेक्ट अर्थ के अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ स्टडी से कुछ चीजें आपको पता चल सकती हैं. एंड देन कम्स अर्थक्वेक वेव्स. अगेन अर्थक्वेक वेव्स हैं वो प्राइमरी हैं, सेकेंडरी हैं. कौन सी वेव है जो लिक्विड से ट्रांसफर हो सकती है या सिर्फ सॉलिड में ट्रांसफर होगी, इन तरह की स्टडी के बाद भी इनडायरेक्ट एविडेंसेस के साथ या इनडायरेक्ट सोर्सेस के साथ आप अर्थ की स्टडी कर सकते हैं. तो हियर द इट कम्स टू मीटियोराइट स्टडी, देन ग्रेविटी एनोमॉली एंड अर्थक्वेक वेव्स. दीज आर द इनडायरेक्ट सोर्सेस. सीधे के सीधे तौर पर आप ये क्वेश्चन याद ही कर लें, फ्यूचर में आसानी रहेगी. सो हियर वी कम दैट वी कम टू 2, 4 and 5, and here B is our correct answer. Now we move to consider the following statement. Gravity anomalies are often due to unusual concentration of mass in a region. Now on a study basis it is found correct one. कि देखिए जहां पर ज्यादा मास होता है या जहां पर ज्यादा कुछ हैवी मेटल्स हैं, जैसे अभी तो बहुत सारी स्टडीज भी चल रही हैं कि ग्रेविटी को मेजर करके वो कह सकते हैं कि भाई ये तो नहीं पता है कि कौन सा मेटल धरती के नीचे है, लेकिन कुछ ना कुछ हैवी मेटल्स यहाँ पर हैं जो ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं. सो इट इज करेक्ट दैट ग्रेविटेशनल जो एनोमॉलीज हैं, जो डिफरेंसेस हैं, ये
ज्यादातर जो होती हैं वो अनयूजुअल कंसंट्रेशन ऑफ मास की वजह से होती हैं। तो अगर ज्यादा मास है, बहुत हाई मास कहीं पर कंसंट्रेटेड हैवी मेटल्स, तो ज्यादा ग्रेविटी देखी जा सकती है। अगर लॉस ऑफ मास है तो फिर कम ग्रेविटी वहां पर मेजर की जा सकती है। देन द प्रेजेंस ऑफ ओशियन ट्रेंचेस कैन कॉज नेगेटिव ग्रेविटी anomalies. Yes, it is true, and opposite vice versa is also true, as the presence of mountain ranges can cause positive gravity anomalies, same mass से connected चीज है। So here we are that we have to choose the incorrect statement, and here none of the above is incorrect, hence C is the answer. Now we move to consider the following statement. Epicenter is the point. Now this is related to earthquake. Epicenter is the point where the energy is released during the earthquake. क्या epicenter वो जगह होती है जहां से where the energy is released? Now epicenter तो वो पॉइंट है जो सरफेस के ऊपर होता है, जहां पर आपको पता चलता है कि यहाँ पे हिट किया है उसने, यहाँ पर एनर्जी नहीं रिलीज हो रही है, बल्कि इसके उलट जहां पर लाइक दिस इज, मान लीजिए सरफेस है आपका, तो नीचे कहीं फॉल्ट आया होगा जहां पर इंटरेक्शन ऑफ फॉल्ट हुआ है, तो इस पॉइंट से एनर्जी रिलीज हो रही है, इसको कहते हैं हाइपोसेंटर। सो इट इज नॉट एपीसेंटर, रादर इट इज कॉल्ड हाइपोसेंटर। First statement is incorrect. Then we come to the point on the surface nearest to the epicenter is called hypocenter. This is reversed rather. So the point on the surface nearest to the hypocenter, जो hypocenter जहां से एनर्जी रिलीज हुई है फॉल्ट लाइन के इंटरेक्शन से, तो उसका जो नियरेस्ट पॉइंट होगा सरफेस के ऊपर, that is called as epicenter. So second statement is also incorrect. So we have to find the correct one, and our answer is D. Neither 1 or 2 is a correct option. Now we come to consider the following statements. Love wave and relic waves are the body waves. Now valid and wrong statement, as these are not body waves, rather these are surface waves. So first statement is wrong. Like किसी भी फॉल्ट लाइन पर अगर किसी इंट्रैक्शन की वजह से कोई भी वेव क्रिएट होती है, तो वो सारी, अब वेव्स तो किसी भी दिशा के अंदर जा सकती हैं, ओके, लेकिन वो सारी वेव्स जो अर्थ की बॉडी के अंदर रह जाती हैं उनको हम कहते हैं बॉडी वेव्स। लेकिन जो सरफेस तक रीच करती हैं और सरफेस पर आ जाती हैं, इनको हम कहेंगे सरफेस वेव्स। सो लव वेव्स और जो रेलिक वेव्स हैं ये सरफेस वेव कहलाती हैं। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द बॉडी वेव्स, तो प्राइमरी वेव्स एंड सेकेंडरी वेव्स आर कॉल्ड एज बॉडी वेव्स। Then, so first statement is gone wrong. Then it comes to primary waves. P waves move faster and are the first to arrive at the surface. It is a correct statement. Rather P waves को जो सबसे पहले लाइन याद की जाती है वो ये की जाती है, और इनको प्राइमरी वेव्स भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सबसे पहले यही नोट की जाती है, फास्टर वेव्स होती हैं, और दूसरा सबसे पहले सरफेस पर आने वाली जो वेव है वो भी P वेव्स होंगी। नाउ नोट इट डाउन कि जितनी भी इवन सरफेस वेव्स हैं जो हम बात कर रहे थे, लव वेव्स या रेलिक वेव्स, ये जनरेट तो बॉडी वेव्स के ही थ्रू होती हैं। तो सरफेस पे आने के बाद ये अपना रूप चेंज करके रेलिक या लव वेव्स में कन्वर्ट हो जाएंगी। देन पी वेव्स आर लाइक साउंड वेव्स एंड एस वेव्स आर लाइक लाइट वेव्स। सो हियर इट इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट्स। हियर पी वेव्स ये जो साउंड वेव की तरह बिहेव करती हैं, जो कंप्रेशन और रेयरफ्रैक्शन पे चलती हैं, जैसे साउंड वेव चलेंगी लाइक कंप्रेशन या फिर रेयरफ्रैक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगी, और जो साउंड वेव्स हैं ये ट्रांसवर्स, जो लाइट वेव का मैकेनिज्म होता है उसके आधार पर ट्रेवल करती हैं। देन एस वेव्स कैन पास ओनली थ्रू सॉलिड्स। सो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, एस वेव्स सिर्फ सॉलिड से पास करेंगी, ये वाटर से पास नहीं कर पाएंगे, वाटर कह लें या लिक्विड एरिया कह लें, वहां से पास नहीं करती हैं। फोर्थ स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। हियर वी कम दैट 2, 3 and 4 statement, these are correct. 1 is the very first statement, that is a wrong statement. Here we come, only 3 statement are correct. C is our answer. Then we move to question 15. Consider the following statement. Shadow zone of S wave is more than P waves. Here we understand कि देखिए जब भी हम बात कर रहे हैं S वेव की, और अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया कि कहीं से भी अगर S वेव जनरेट करती है तो ये सिर्फ सॉलिड से पास करेगी, और ये जो भी
लिक्विड एरिया वहां से पास नहीं कर पाएगी. सो इफ वी ड्रॉ द अर्थ और हम कहेंगे कोर ये है, और कोर जो स्टडीज हैं उस पर हम पता है कि लिक्विड के अंदर है. सो हियर वी कम कि जब एस जनरेट करती है, कोई भी एस वेव जनरेट होती है, तो इसका शेडो जोन पी से ज्यादा होगा, क्योंकि पी वेव्स जो होंगी वो लिक्विड एरिया से भी पास कर जाती हैं. नाउ हियर वी कम कि जब एस वेव जनरेट होंगी तो हर दिशा में ये जनरेट होना शुरू करेंगी, लेकिन जहां पे भी लिक्विड एरिया आ जाएगा वहां से ये पास ऑन नहीं कर पाएंगी. तो जब यहां से पास ऑन नहीं कर रहे हैं तो एक बड़ा शेडो जोन क्रिएट करते हैं. लेकिन जब हम पी वेव की बात करते हैं तो क्योंकि ये लिक्विड से भी ट्रांसवर्स करती हैं, हाँ लिक्विड में जाने के बाद ये डिफ्रैक्टेड फॉर्म के अंदर होंगी कि थोड़ा बहुत अपना रूट चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये पास ऑन होती हैं, तो कंपैरेटिवली एक कम शेडो जोन बनेगा पी वेव का, और पी वेव के मुकाबले एस वेव का ज्यादा शेडो जोन क्रिएट होता है. वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज करेक्ट वन. देन कम मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक वेव इज मेजर्ड थ्रू Mercalli scale and intensity of earthquake is measured through Richter scale. बस इंटरचेंज कर लीजिए इन दोनों को. जो मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक होता है या अर्थक्वेक वेव होता है कि कितनी एनर्जी रिलीज हुई है, तो ये बेसिकली रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, जिसपे 1 to 10 का स्केल होता है. 10 मोस्ट एनर्जी, 1 लेस एनर्जी. और जब हम बात करते हैं इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक की कि कितना डिस्ट्रक्शन कॉज किया, कितना अपहीवल हुआ है, जमीन को कितना हिलाया है, ये मर्केली स्केल पर मापा जाता है, जिसमें होता है 1 से लेके 12 तक का स्केल. 12 मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, एक बहुत ही कम या नो डिस्ट्रक्शन. सो हियर दैट इनकरेक्ट कोड आपको तलाश करना है, और इनकरेक्ट है 2 और 3, तो बी इज अवर आंसर. द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज अ करेक्ट स्टेटमेंट. नाउ वी मूव टू with reference to the members of Constituent Assembly, consider following statement. We have to move the polity part. Now, different communities were represented in proportion to their population. क्या different जो communities थी, वो चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के आधार पर हम कह लें, तो different communities को उनकी proportion के आधार पर represent किया गया था Constituent Assembly के अंदर. Now remember कि जब हम Constituent Assembly की बात कर रहे हैं, तो जितने भी British provinces थे, तो यहाँ पर प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को चुना गया था. तो प्रोविंशियल असेंबली ने जब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन किया गया, तो यहां पर पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू देयर प्रोपोर्शन सीट्स दी गई थी. वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज करेक्ट वन. देन प्रिंसली स्टेट्स वर गिवन नो रिप्रेजेंटेशन, बैलेट एंड रॉन्ग. हम 2 खांचों में देखते हैं कि कहां से आए थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर. तो प्रोविंशियल असेंबली जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, वहां पर प्रोविंशियल असेंबली के द्वारा इनडायरेक्ट इलेक्ट कर लिए गए थे मेंबर्स. लेकिन जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, तो प्रिंसली स्टेट से, क्योंकि यहां पर कोई असेंबली तो काम कर नहीं रही थी, राजा ही यहाँ के करता धरता थे ऑन बिहाफ ऑफ अंग्रेज, ऑफ कोर्स, जो एक पैरामाउंसी का सिस्टम चल रहा था. तो प्रिंसली स्टेट से हुआ था नॉमिनेशन. एंड इफ वी टॉक अबाउट the exact number, 93 members from all the princely states, they were represented in princely states या on behalf of the princely states. So no representation वाली कोई बात नहीं थी, बल्कि nomination के थ्रू इनको representation दिया गया था. So second is wrong. Then both Mahatma Gandhi and Muhammad Ali Jinnah were members of Constituent Assembly. No, it is not correct. Rather, both the great personalities, the Muhammad Ali Jinnah and the Mahatma Gandhi, were not members of the Constituent Assembly. Here we have to find which statements are not correct. So here we come that the statement 2 and 3, though incorrect हैं, so 2 and 3, B is our answer. Now we move to which of the following functions are performed by Constitution in a democracy? Concept based एक क्वेश्चन कि ये बताइए कि किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर आखिर कॉन्स्टिट्यूशन क्या काम करता है. So it restrict the exercise of power by the state. रादर हम तो कहते हैं कि कई बार अगर आप पॉलिटिकल साइंस की किताब उठा के देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रूल बुक टू गवर्न द स्टेट. तो इसमें तो सरकार क्रिएट की जाती है, स्टेट को पावर्स दी जाती हैं. तो क्या स्टेटमेंट भी करेक्ट है ऑन द साइडलाइन कि इट रेस्ट्रिक्ट द एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट? व्हेन वी रीड द फंडामेंटल राइट्स, तो वी टॉक अबाउट दैट फंडामेंटल राइट पुट्स अ फेटर
on the power of the state so that it may not become authoritarian और एट्रोशियस ना हो जाए गवर्नमेंट। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना सिर्फ स्टेट को एम्पावर किया जाता है बल्कि स्टेट की पावर के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी इंपोज की जाती हैं। वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। देन द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स एंड एज वेल एज रेस्ट्रिक्ट द फ्रीडम ऑफ द पीपल। अब हमने फंडामेंटल राइट की बात की है, तो ये जो है फ्रीडम ऑफ पीपल को एम्पावर तो करता ही करता है कि भाई फंडामेंटल राइट तो स्टेट भी आपसे छीन नहीं सकता है। आर्टिकल 32 में हाईएस्ट इसकी सिक्योरिटी दी गई है कि सीधा सुप्रीम कोर्ट से आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मिलेंगी। लेकिन क्या ये रेस्ट्रिक्शन भी इंपोज करता है? तो याद रखेंगे फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट इन नेचर। बहुत सारे आर्टिकल खुद ग्राउंड उसमें मेंशन किया गया है कि किन आधार पर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। लाइक इफ वी टॉक अबाउट आर्टिकल 19(1)(a, सीधा फ्रीडम की अगर हम बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, then there is article 19 clause 2 which gives specific grounds for reasonably restrict the freedom of speech and expression. Rather, if we talk about article 25, religious freedom it talks about, तो article 25 में जो 3 P's दी गई हैं, profess, practice and propagate the religion side by the freedom of conscience as well। लेकिन इसी के साथ आर्टिकल की शुरुआत में लिखा गया सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। तो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के आधार पर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को रेस्ट्रिक्ट भी किया जा सकता है। सो याद रखें रेस्ट्रिक्शन भी प्रोवाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन लोगों की फ्रीडम के ऊपर। देन इट रिप्रेजेंट्स अ कलेक्टिव डिमांड फॉर पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन। नाउ दिस कम्स फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। सो नेहरू साहब ने बाकायदा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहुत सारा डिस्कशन चल रहा था उसमें कहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है ये लोगों की कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को भी अपने आप में समाये हुए। एज वी टॉक अबाउट दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट ऑफ पीपल्स फेथ एंड एस्पिरेशंस। तो इसकी भी जगह होनी चाहिए कि पॉलिटिकल सेल्फ डिटर्मिनेशन की भी जो सहूलत है वो कॉन्स्टिट्यूशन लोगों तक पहुंचाए। कॉन्सेप्ट वाइज हम ये मानकर चलते हैं। सो ये नहीं कह रहे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ये कैरेक्टरिस्टिक है या नहीं। वी टॉक अबाउट कि कॉन्स्टिट्यूशन का डेमोक्रेसी में क्या रोल होता है। वी आर मोर ऑन theoretic part. So third statement is also correct and answer will be here we have to find which one correct answers. So our answer will be D 1, 2 and 3. Then we move to Indian Constitution is called a living document. Living document क्यों कहा जाता है इसको? So we have to find again the correct one. The Indian Constitution is open to changes as per the changing need of the society. जैसे जैसे समाज बदल रहा है वैसे वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ओपन है चेंजेस के लिए। तो यस, हमारे संविधान में जो 106 अमेंडमेंट हो चुकी हैं वो इस बात की परिचायक हैं कि कैसे 75 सालों में 100 से ज्यादा हमने अमेंडमेंट की हैं। नए वक्त के मुताबिक हम नई नई चीजें इसमें जोड़ते गए हैं और रिडंडेंट चीजों को हटाते चले गए हैं। देन the constitution provides enough flexibility of the interpretation for both political class and judiciary. Now एक तो चीज हम बड़ा कुछ चीजों को रट्टा मार लेते हैं कि judiciary is the highest interpreter. Now come to this thing that it is the highest interpreter. Rather the honorable Supreme Court is the highest interpreter of the constitution. और जो वो कहेगा वो फॉलो किया जाएगा। लेकिन जुडिशरी को इंटरप्रिटेशन की पावर के साथ साथ पॉलिटिकल क्लास को भी इंटरप्रिटेशन की पावर दी गई है। सो पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा, राज्यसभा के अंदर जब बहुत सारी पॉलिसी मेकिंग हो रही होती है तो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को इंटरप्रेट किया जाता है। बहुत सारे डीपीएसपी के आर्टिकल को कोट किया जाता है। सो मच सो दैट जब रविशंकर जी प्रसाद ने राज्यसभा के अंदर ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन बिल और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल भी था, जब वो प्रपोज किया तो उन्होंने कहा बाकायदा कि हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 46 जिसमें कहा गया है वीकर अपलिफ्टमेंट के लिए काम कीजिए, हम उससे इंस्पायर होकर ही अमेंडमेंट लेकर आ रहे हैं। ये ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन इन एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स लेकर आ रहे हैं। तो पॉलिटिकल क्लास के लिए भी इनफ रूम है इंटरप्रिटेशन का। और साथ ही जुडिशरी तो आप जानते हैं कि इंटरप्रिटेशन के बाद ही बहुत सारी ऐसी डॉक्ट्राइन भी इन्होंने इंडिया ने प्रेजेंट की हैं जो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई नहीं है, लाइक डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। सो हियर वी कम, सेकंड ऑप्शन इज आल्सो करेक्ट एंड बोथ C, both 1 and 2 is our answer. Then it comes to member of Constituent Assembly of India were directly elected, indirectly elected, nominated.
एंड करेक्ट कोड के थ्रू आप आंसर कर दीजिए. सो अवर आंसर विल बी 2 and 3C. देखिए एक क्रिटिसिज्म भी है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कि पॉपुलरली इलेक्टेड बॉडी नहीं थी, पर उस वक्त के हालात ही ऐसे थे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन कराना पॉसिबल नहीं था. तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड कैसे? जितने भी ब्रिटिश प्रोविंसेस थे, ब्रिटिश प्रोविंसेस से तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कराया गया था प्रोविंशियल असेंबलीज के द्वारा. अभी पिछले क्वेश्चन में हम बात कर रहे थे. और साथ ही जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे, सो प्रिंसली स्टेट से नॉमिनेशन के तौर पर राजे रजवाड़ों को रिप्रेजेंटेशन दिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर, लेकिन डायरेक्ट इलेक्शन कहीं पर नहीं हुआ था. सो 2 and 3 इज द आंसर. देन वी कम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस वर पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास्ड बाय जवाहरलाल नेहरू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. सो जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पूरा नाम है डॉक्यूमेंट का, जवाहरलाल नेहरू साहब ने, तो कौन कौन सा इसका पार्ट था? जैसे हमने जो रखा है, लाइक फंडामेंटल राइट्स, देन सेफगार्ड टू द माइनॉरिटीज, ट्राइबल, डिप्रेस्ड एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस, एंड थर्ड प्रमोशन ऑफ वर्ल्ड पीस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड. सो हियर वी कम कि फंडामेंटल राइट्स, यस, बाकायदा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का प्रॉमिस था कि हम लोगों के उनके राइटफुल क्लेम्स प्रोवाइड करेंगे, फंडामेंटल राइट्स बनाए जाएंगे. तो जो प्रियम्बल में भी आप पढ़ते हैं दैट सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, लिबर्टी एंड इक्वालिटी, वो भी फंडामेंटल राइट से इंस्पायर होकर वहां पर है. दूसरा, सेफगार्ड टू द माइनॉरिटी, ट्राइबल, डिप्रेस क्लास. सो चाहे वो डीपीएसपी की प्रोविजंस रही हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स की प्रोविजन रही हो, ये भी एक क्लियर कॉल थी कि पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाया जाएगा. और साथ ही जैसे उन्होंने कहा भी था कि ये होली लैंड आज अपना राइटफुल और ऑनर्ड प्लेस हासिल कर रही है एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इन द वर्ल्ड, तो हम आगे एक जिम्मेवार मुल्क के तौर पर स्थापित होंगे और वर्ल्ड पीस और वेलफेयर ऑफ ऑल ह्यूमन काइंड के लिए अपना काम करते रहेंगे. भारत अपना योगदान देता रहेगा, जिसकी रिप्रेजेंटेशन आप आर्टिकल 51 ऑफ डीपीएसपी में भी देखते हैं, जहां पर इंटरनेशनल कमिटमेंट की बात की गई है कि वर्ल्ड पीस को जियोपार्डाइज नहीं करेंगे, सभी स्टेट्स के बीच में हम ऑनरेबल रिलेशन मेंटेन करेंगे. इंटरनेशनल ट्रीटी से जो भी ऑब्लिगेशन आता है, भारत उसको निभाने का भरपूर प्रयास करेगा. सो ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वी हैव टू फाइंड द आंसर. डी 1 2 3 इज अवर आंसर. नाउ वी मूव टू consider the following statement regarding autotrophic nutrition. So here photosynthesis is an essential process for this form of nutrition. Yes, very correct. जो भी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, या हम यूं कहें कि जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, तो वो फोटोसिंथेसिस एक एसेंशियल पार्ट है. यस, इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. देन कार्बोहाइड्रेट्स प्रोड्यूस थ्रू photosynthesis which are not used immediately are stored for the future use in form of glycogen in the plant. अब देखिए, ये स्टेटमेंट अगर यहीं तक हो जाता कि stored for the future use, तो स्टेटमेंट करेक्ट रहता कि कार्बोहाइड्रेट जो भी फोटोसिंथेसिस, जो सूरज की रोशनी में फोटोसिंथेसिस करते हैं प्लांट्स, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स ही प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो इमीडिएट यूज के अंदर नहीं होता है, अपने बढ़ने वगैरह के लिए एनर्जी यूज नहीं कर रहे होते हैं, उसको ये फ्यूचर यूज के लिए स्टोर कर लेते हैं. यहां तक ठीक है, लेकिन ये जो फ्यूचर के लिए स्टोर किया जाता है, फ्यूचर यूज के लिए एनर्जी स्टोर की जाती है कार्बोहाइड्रेट की, ये ग्लाइकोजन के रूप में नहीं प्लांट्स के अंदर होती है, रादर ये होती है स्टार्च के रूप में. सो यहां पर अगर स्टार्च होता तब ये स्टेटमेंट सही था. ग्लाइकोजन इज अ रॉन्ग टर्मिनोलॉजी टू कोट है. अब स्टार्च जैसे हम जानते हैं कि बहुत सारा ह्यूमन कंजम्पशन जो स्टार्च का है वो प्लांट के थ्रू ही आता है, लाइक वी कॉल पोटैटो है, इसके अलावा हमारी वीट है, तो बहुत सारा ऐसा स्टार्च हमें मिलता है प्लांट बेस से ही. देन इट कम्स टू ऑटोट्रॉफ्स प्रोड्यूसेस ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आफ्टर फोटोसिंथेसिस. नाउ दिस इज अगेन अ रॉन्ग स्टेटमेंट. हियर वी कम हाउ इट इज रॉन्ग. दैट एक तो ये समझ लें, ऑटोट्रॉफ्स जो भी हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं. कार्बन डाइऑक्साइड तो हम प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, अपने खाने को पचाने के लिए जो हम ऑक्सीजन कंज्यूम करते हैं, ओके, और वो एक फ्यूल की तरह अंदर जाती है, फिर खाने को पचाती है, बदले में हम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं. बट जो ऑटोट्रॉफ्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड नहीं प्रोड्यूस करेंगे, रादर ये तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करते हैं और बदले में ये ऑक्सीजन प्रोड्यूस करेंगे. सो थर्ड स्टेटमेंट दैट इज अ
wrong statement. So here second and third options are wrong and the very first one is correct. So here answer of correct statement will be only one. Then we move to consider the following statement. The byproducts of anaerobic respiration in human muscles are ethanol, कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी. देखिए दो तरह का जो रेस्पिरेशन सिस्टम हम पढ़ते हैं, एक है एरोबिक, वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर होता है, और दूसरा है एनॉर्बिक जो एनएरोबिक जो कि बेसिकली ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर होता है. अब ज्यादातर एनएरोबिक जो रेस्पिरेशन है ये आपको देखने को मिलेगा यीस्ट या फिर बैक्टीरिया वगैरह के अंदर होता है. तो ज्यादा पॉसिबिलिटी इनकी वहां पर है जहां ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं होती है उनके पास. लेकिन ह्यूमन मसल्स भी अनएरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं. जब खासकर ऑक्सीजन की सप्लाई मेंटेन ना हो और आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत हो, तब ह्यूमन मसल एनॉर्बिक रेस्पिरेशन भी यूटिलाइज करते हैं. लेकिन उसके रिजल्ट में एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी क्रिएट नहीं होता है. रादर देयर विल बी क्रिएटेड अ लैक्टिक सिचुएशन. सो लैक्टिक क्रिएट होगा प्लस एनर्जी क्रिएट होगी. सो यहां पर अगर हम ह्यूमन मसल्स हटाकर कर देते यीस्ट या बैक्टीरिया, तब वो क्रिएट करते हैं एनाएरोबिक के अंदर एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. लेकिन जब हम ह्यूमन मसल के अंदर एनाएरोबिक रेस्पिरेशन देख रहे हैं तो दैट प्रोड्यूसेस द लैक्टिक एंड एनर्जी. फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है. देन एरोबिक रेस्पिरेशन हैपेंस इन माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ अ सेल. सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये एरोबिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है सेल के अंदर. Then the first step of respiration involves the breakdown of glucose into 3 carbon molecule called pyruvate, which happens in mitochondria. So yes, pyruvate तो सभी क्रिएट करेंगे वहां पर, ब्रेक डाउन करेंगे जो 6 कंपोनेंट का ग्लूकोज है उसको 3 कंपोनेंट में तोड़ के. लेकिन ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं हो रहा है, तो सेल में कहीं पर भी ये पायरुवेट क्रिएट हो सकता है, स्पेशली ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं होता. थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. देन एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन कैन बी यूटिलाइज्ड इन द बॉडी इन फॉर्म ऑफ एन एटीपी मॉलिक्यूल्स. सो जिसको हम कहते हैं एनर्जी के सिक्के, तो हाँ एटीपी के फॉर्म में वो रिलीज होती है. सेकंड एंड फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट. सो आवर आंसर इज बी. देन वी मूव टू which of the following can be considered as excretory organ in humans. अब excretia का काम करने वाले किसी भी अनवांटेड या वेस्टफुल सब्सटेंस को जो हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, ऐसे ऑर्गन कौन कौन से हैं? सो किडनी वी नो, वन ऑफ द प्रोमिनेंट वन. देन स्किन इन फॉर्म ऑफ स्वेट एंड ऑल दैट थिंग. लंग्स, भाई कार्बन डाइऑक्साइड को तो बाहर कर ही रहे हैं. देन लार्ज इंटेस्टाइन जो फीकल मटेरियल बाहर निकालने के लिए होता है. सिंपल क्वेश्चन, ऑल द फोर्स. So here D 1 2 3 4 किडनी, स्किन, लंग्स, लार्ज इंटेस्टाइन, ये चारों के चारों एक्सक्रीटरी ऑर्गन के तौर पर ह्यूमन बॉडी में उपलब्ध रहते हैं. Then we come to consider the following statement regarding Darwinian theory of evolution. So branching descent and natural selection are the two key concepts of Darwinian theory of evolution. So जो भी डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, और इसमें खासकर ब्रांचिंग डिसेंट की अगर हम बात करें तो डार्विन का ऐसा मानना कि जितने भी मतलब इस वक्त डिफरेंट स्पीसीज हैं रादर, तो वो एक ही किसी कॉमन इंसेस्टर से जन्मे हैं और फिर उनकी काफी सारी ब्रांच बन गई. फॉर एग्जाम्पल कि कोई एक कॉमन इंसेस्टर था और उससे एक हम होमोसेपियंस या ह्यूमन से इवॉल्व हुए हैं, और उससे एक ब्रांच निकलती है जो ब्रांचिंग डिसेंट है, वो जाकर बन गए, मान लीजिए गोरिल्ला बन गए हैं, या फिर इन्हीं में कुछ और चिंपैंजीज क्रिएट हो गए. सो एक ही कॉमन इंसेस्टर से ये डिफरेंट टाइप की ब्रांचेस निकल रही हैं. तो ये ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन, तो साथ में नेचुरल सिलेक्शन का एक बड़ा रोल रहा है. ये दो की कॉन्सेप्ट हैं डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के करेक्ट स्टेटमेंट. देन द नेचुरल सिलेक्शन इज द डिफरेंशियल सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन ऑफ इंडिविजुअल ड्यू टू डिफरेंसेस इन फेनोटाइप. सो इट इज ऑल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट कि जो नेचुरल सिलेक्शन की थियरी है, तो इसके अलावा फिर वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की भी थ्योरी इसमें अटैच करते हैं. सो नेचुरल सिलेक्शन जो भी डिफरेंशियल है सर्वाइवल का, रिप्रोडक्शन का, कि कितनी अडेप्टेबिलिटी है नेचर के साथ, कितना नेचर उनको सिलेक्ट कर रही है, तो इस पर भी डिपेंड करता है. देन द कंसेप्ट ऑफ अडेप्टिव रेडिएशन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ
डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, कि कौन स्पीसीज कितना अडेप्ट कर रही है कंडीशंस को, ये भी इंक्लूडेड डार्विनियन थ्योरी के अंदर। हियर ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो आवर आंसर इज डी 1, 2 and 3. Then we come to the last question. Consider the following statement as per Hugo de Vries. Random genetic mutations are the cause of evolution. Now, Hugo de Vries, जिन्होंने बाद में डार्विनियन थ्योरी को, उनसे कुछ नाइत्तफाकी भी थी, मतलब उनसे कुछ चीजें मैच नहीं करती थी, लेकिन उसको आगे फर्दर बढ़ाने का काम किया। तो इन्होंने कहा यार देखिए, जो बहुत सारी जेनेटिक इवोल्यूशन हो रहा है, बेसिकली जो इवोल्यूशन डिफरेंट टाइप की नई नई जनरेशंस आ रही हैं, तो इसके पीछे मेजर वजह है रैंडम जेनेटिक म्यूटेशंस का। और ये जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, इनमें कोई पैटर्न नहीं है, ये रैंडम होते हैं। मतलब बेसिकली ह्यूगो डे व्रिस का ये कहना, अगर इसको सिंपल समझना हो, कि किसी भी एक प्रोडिगी, एक चाइल्ड के अंदर अपने माँ बाप का डीएनए तो वो कैरी करता है, बट वो 80 to 90% डीएनए कैरी करता है, 8 to 10% उसका एक नया सीक्वेंसिंग भी होता है डीएनए का। तो ओवर द जनरेशंस जो ये डिफरेंट टाइप का डीएनए वो कैरी कर रहा है फ्रॉम द पेरेंट्स, ये जब ओवर द एज एक्यूमुलेट होता है, तो फिर ये रैंडम जेनेटिक म्यूटेशन होता है एट द टाइम ऑफ मैरिज और जो भी फ्यूचर रिप्रोडक्शन हो रहा है उस सिस्टम के अंदर, और इसमें कोई भी पैटर्न आप नोट नहीं कर सकते हैं। सो फर्स्ट, दैट इज करेक्ट स्टेटमेंट। देन चार्ल्स डार्विन बिलीव द जेनेटिक म्यूटेशंस वर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। देखिए यहां पर ये चार्ल्स डार्विन का कहना कि इवन सम पैटर्न्स आर देयर इन दिस केओस, तो उनका ये मानना नहीं था कि जो जेनेटिक म्यूटेशंस हैं, हालांकि तब तो ये जेनेटिक म्यूटेशन जैसी टर्मिनोलॉजी भी यूज नहीं की जाती थी डार्विन के टाइम में, लेकिन ऐसे फिनोमेनास को कहने के लिए उन्होंने कहा कि ये रैंडम और डायरेक्शनलेस नहीं है। उनका कहना देयर आर पैटर्न्स। देन इट कम्स टू ह्यूगो, सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। देन ह्यूगो डे व्रिस यूज द टर्म साल्टेशन फॉर स्पेसिएशन। जो हम अभी ब्रांच मेथड की बात कर रहे थे और स्पेसिएशन की बात कर रहे थे, तो उसी के लिए वर्ड ह्यूगो डे व्रिस ने यूज किया साल्टेशन। So third statement is the correct one. Our answer will be 1 and 3. C is our answer. So that is all for today. 5 अलग अलग कंपोनेंट से 5 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन हमने आज कवर किए हैं। इसमें आप स्टेटमेंट्स के ऊपर भी फोकस करें, कुछ क्वेश्चंस और कुछ स्टेटमेंट, रादर नॉट द क्वेश्चन, कुछ स्टेटमेंट आप सीधे तौर पर याद करें। दैट वुड बी मोर बेनिफिशियल for our examination purpose. That will be all. Thank you so much.